हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पीकेबी रीट 100 टेस्ट सीरीज़ का दूसरा पेपर और ये एक मॉक टेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप पूरे जोश से लगे हुए होंगे तैयारी करने में। साथियों, मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहूँगी कि मैं थोड़ा इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ खुद लर्निंग करने की, यानी खुद अधिगम कर रही हूँ हिंदी मीडियम में पढ़ने का। और ये टेस्ट सीरीज जो है ये दोनों भाषा में देने का ये भी मकसद है कि कहीं मैं सीधा ही आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाने लग जाऊं और खुद कंफ्यूज होकर आपको गलत शब्द बता दूं। तो हिंदी मीडियम वालों, ऐसे स्टूडेंट्स ऐसा ना सोचें कि ये वीडियो आपके काम का नहीं है, और इंग्लिश मीडियम वाले भी ना सोचे कि मैडम हिंदी में पढ़ा रही है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान आपको दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। एक लैंग्वेज के शब्द क्या पता, मैं जैसे शब्द परसिस्टेंट शब्द का यूज कर रही हूँ यानी लगातार, तो आपका वो शब्द क्या पता आपके इंग्लिश के क्वेश्चन में आ जाए। और इंग्लिश के शब्दों का ज्ञान जो है वो आपको दैनिक जीवन में भी तो मदद करेगा, और ऐसे ही हिंदी भाषा जो है उसके शब्द इंग्लिश मीडियम वालों को भी आने चाहिए। कई बार क्वेश्चन के दोनों फॉर्म देख के अंडरस्टैंडिंग टिक लगाना आसान हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसे फंक्शनल फिक्सनेस एक साइकोलॉजी में टर्म होती है, उसको लेकर ना चले कि भाई मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ, मैं तो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन देखूंगा, और इंग्लिश मीडियम वाला हूँ तो इंग्लिश मीडियम। ऐसे फिक्स रिजिड होके लर्निंग नहीं हो पाती। अधिगम के लिए बहुत ज़रूरी है आपको फ्लेक्सिबल बनना। तो उसी फ्लेक्सिबिलिटी से यानी लचीलेपन से करेंगे और अच्छी तरह मेहनत करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चनों पे 2 बार जरूर पढ़ के आंसर लगाना, एकदम से मत लगाना, गड़बड़ होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो हमारा साइकोलॉजी का एक भाग है, जिसके अंदर हम टीचर, स्टूडेंट यानी शिक्षक, जो हमारा छात्र है वो, लर्निंग, अधिगम, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या एक सिस्टमेटिक स्टडी है बच्चे की, बालक का व्यवस्थित अध्ययन है। हाँ भाई, बालक का व्यवस्थित अध्ययन तो है, क्योंकि आप जो है देख रहे हो कि बच्चा कैसे उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कैसे छोटी क्लास का बच्चा, प्राइमरी का बच्चा सेकेंडरी बच्चे से कैसे अलग है, और उसको किस तरीके के मटेरियल से पढ़ाना चाहिए। तो ये तो व्यवस्थित अध्ययन होता है, और हमें बताना नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, नॉर्मेटिव विज्ञान। अब हमारा विज्ञान जो होता है ना वो 2 तरीके का होता है। एक हो गया हमारा पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस जो होते हैं ना वो होते हैं जिसमें हम चीज़ों को जैसी है वैसे ही पढ़ते हैं। इसके अंदर हमारे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर फिजिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो अगर हम भी वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर सेम प्रोसीजर से करते हैं, तो मैं जो फाइंडिंग करूंगी और किसी साइंटिस्ट ने किया है तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा अगर सेम तरीके के प्रोसीजर को अपनाया है। तो ये कहलाती है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसी वो हैं, तो वो कहलाती है पॉजिटिव साइंस यानी सकारात्मक साइंस। हमारी जो साइकोलॉजी है ना वो भी एक सकारात्मक साइंस है, ये भी एक सवाल आ सकता है। ठीक है। अब एक आती है हमारी नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस जो होती है ना उसका मतलब है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, व्हाट आउट टू बी। इसके अंदर भाई हमारा आता है जैसे कि दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, जिसके अंदर हम कहते हैं कि जैसे क्या सत्य है, भगवान क्या है, और क्या जीवन जीना चाहिए, मृत्यु क्या है, और ऐसे ही इसके अंदर आता है भाई क्या सही है क्या गलत है। तो ये नॉर्मेटिव साइंस है, यानी कि ये चीज़ों को रियल में नहीं देख रहे कि जैसे वो है क्या होनी चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव साइंस होती है। और पॉजिटिव साइंस चीज़ों को वैसे ही देखती है जैसे वो है। वो साइकोलॉजी एक नॉर्मेटिव विज्ञान नहीं है, ये बात तो सही है, तो ये आंसर है। फिर भी हम थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग। हाँ भाई, मनोवैज्ञानिक नियमों का अनुप्रयोग तो हम करते हैं ना, हम रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन लगा के देखते हैं ना कि बच्चे को किसी को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, प्राइज दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का करते हैं। या फिर हम बच्चे को जो है ऐसे टास्क दे रहे हैं, यानी कि ऐसे काम दे रहे हैं जो कि चैलेंजिंग हो, यानी कि वो जिस लेवल में है उनको इंटरेस्टिंग लगे, तो उसमें तो हम सारी मनोवैज्ञानिक नियम यूज कर रहे हैं ना। तो ये तो बात अपने आप में सही है, मगर हमें तो बताना है कि जो गलत है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बालक की शैक्षिक वृद्धि व विकास का अध्ययन। हाँ भाई, शैक्षिक वृद्धि बच्चे की हो रही है, आप किस तरीके का बच्चे को करिकुलम देंगे, क्या सिलेबस देंगे, और किस तरीके का करिकुलम। जैसे स्टार्टिंग में जो बच्चा कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में होता है, यानी कि प्राइमरी बच्चे को चीज़ों के साथ खेलकर वो चीज़ों को समझता है, चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाहता है, करके सीखना चाहता है, तो उसी तरीके से उसका विकास हो रहा होता है, और ऐसी तरीके की हम शैक्षिक सामग्री उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात तो अपने आप में सही है, मगर हमें तो गलत वाली बतानी है। तो गलत थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है।
एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो एक पॉजिटिव साइंस है। दूसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखना। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है? वांछनीय व्यवहार बना रहता है, अवांछनीय व्यवहार कम करता है, वांछनीय व्यवहार कम करता है या अवांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। इसके लिए देखिए मैं आपको ढंग से समझाती हूँ। इसे देखिए, हमारी जो दो तरीके के कंसेप्ट होती है, एक होता है हमारा रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट जो होती है ना, उसका मेन काम ये होता है किसी भी बिहेवियर को, किसी भी व्यवहार को बढ़ाना, ठीक है। और दूसरी जगह होता है हमारा दंड। दंड का काम होता है कि जो हमारा बिहेवियर है ना या कोई भी व्यवहार है उसको कम करना, सप्रेस करना, उसको रोकना। अब पुनर्बलन जो होती है ना वो दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया, ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है उसे ए दिया, यानी या फिर आपने उसे मेडल दिया, तो उसका एक बिहेवियर था अच्छे मार्क्स लाना, और उसके बाद आपने उसे एक स्टिमुलस दिया, यानी आपने उसे ए दे दिया, या फिर आपने उसे टॉफी दे दी, या फिर आपने उसे मेडल दे दिया। तो किसी कोई चीज दी ना आपने जिससे कि व्यवहार उसका बढ़ रहा है, व्यवहार बढ़ रहा है स्टिमुलस प्रेजेंट करने पे, ठीक है। यानी कि अब हम देखते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी नकारात्मक पुनर्बलन। अब नकारात्मक पुनर्बलन के अंदर भी हमारा जो बिहेवियर होगा ना वो भी स्ट्रेंथन होगा, यानी कोई भी व्यवहार होगा उसको एनकरेज यानी बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा है, तो कोई लेडी है उसे कर रही है, तो उसे कहा जाता है तू पढ़ ले, घर का काम हम कर लेंगे। तो एक तरीके से घर के काम से उसे छुटकारा मिल गया। स्टिमुलस जो था घर का काम उसे रिमूव कर दिया गया और उसे रख लिया गया, और वो जो दिशाहीन तैयारी ना होकर और उसको जो है वो तैयारी करने लग गई। यानी कि एक बिहेवियर जो कि आप एनकरेज करना चाहते थे कि पढ़ाई करे, वो बिहेवियर एनकरेज हो रहा है, और एक स्टिमुलस को यानी कि घर के काम को रिमूव कर लिया गया या फिर रोक लिया गया, और व्यवहार बढ़ रहा है, पढ़ाई का व्यवहार बढ़ रहा है। तो ये कहलाता है हमारा रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, जिसके अंदर व्यवहार जो होता है वो बढ़ाया जाता है। वांछनीय व्यवहार जैसे कि स्टिमुलस का प्रेजेंट करना, यानी कि इसके अंदर रिवॉर्ड देना, और ये तो हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी प्राइज, टॉफी, मेडल वगैरह। या फिर स्टिमुलस को रिमूव कर देना या विदहेल्ड, रोक लेना, जैसे कि घर का काम रुकवा लेना कि हम कर देंगे, या फिर जैसे गाड़ी में बैठते ही कि बेल्ट कोई लगाए, उसकी आदत बनानी है, तो फिर जो अलार्म है ना, जैसे ही बेल्ट लगाओगे वो अलार्म बजना बंद हो गया, वो भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। इसके मुकाबले जो दंड होता है ना उसके अंदर व्यवहार को रोका जाता है, सप्रेस किया जाता है। ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा प्रेजेंटेशन टाइप, पहले वाला, यानी कि कुछ प्रेजेंट हो गया, जैसे कि कोई किसी ने स्कूल का होमवर्क नहीं किया, ठीक है, फिर स्कूल में उसे कहा गया पहली पनिशमेंट देके कि अब जो है स्कूल में तुम्हें रुकना पड़ेगा, 1 घंटा और रुकना पड़ेगा। तो स्टिमुलस प्रेजेंट हुआ ना, कोई उद्दीपन आया ना, यानी कि आपको 1 घंटा रुकना है, प्रेजेंट हुआ, तो ये दंड हुआ, क्योंकि होमवर्क नहीं किया, अनडिजायरेबल बिहेवियर किया, उस बिहेवियर को हमें रोकना है, सप्रेस करना है, इसलिए प्रेजेंटेशन टाइप पनिशमेंट दी गई कि अब 1 घंटे और रुको स्कूल में। अब दूसरा जो है वो है रिमूवल टाइप की पनिशमेंट। रिमूवल टाइप ऑफ पनिशमेंट में जो चीज पसंद होती है ना उसको ही रोक लो, वो एक तरीके की पनिशमेंट है। जैसे कि किसी ने बहुत अच्छा एस्टेट का पेपर किया, ठीक है, फिर उसके माँ बाप ने उसे स्कूटी दिलवा दी कि भाई बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उसके बिहेवियर को एनकरेज कराने के लिए। तो स्कूटी दिलाना तो एक स्टिमुलस का प्रेजेंट होना था, वो तो हो गया भाई पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मगर वो स्कूटी लेके भाई सारा दिन इधर उधर घूमे जा रहा है, पढ़ाई कोई हो नहीं रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर अब वो स्कूटी को क्या किया, रोक लिए, स्कूटी की चाबी ही नहीं दी कि बोला, क्योंकि बिहेवियर बाहर घूमना, उस बिहेवियर को, अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोकना है, उसको सप्रेस करना है, इसलिए स्कूटी की चाबी नहीं दी, स्कूटी अपने पास रख ली ताकि घूमना फिरना उसमें कम हो जाए और वो पढ़ाई की तरफ लग जाए। तो ये होता है रिमूवल टाइप ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जिसमें चीजों को रोक लेना। अगर कोई काम नहीं कर रहा, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया या ढंग जो वांछनीय काम नहीं किया, तो उसका टीवी 1 हफ्ते के लिए रोक देना, ये टाइप 2 पनिशमेंट कहलाती है, जिसमें हम रिमूव कर लेते हैं, चीजों को रोक लेते हैं। टाइप 1 पनिशमेंट के अंदर चीजों को प्रेजेंट किया जाता है कि अगर किसी को डंडे से मारा जा रहा है तो वो एक टाइप 1 पनिशमेंट है क्या, या फिर उसको डांटा जा रहा है, वो क्या प्रेजेंट कर रहे हो,
तो वो टाइप 1 पनिशमेंट होती है। और पुनर्बलन हमने देख लिया, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ऑप्शंस को देखते हैं इसमें। नकारात्मक पुनर्बलन के अंदर इंक्रीज होता है डिजायरेबल बिहेवियर। बिल्कुल सही। पुनर्बलन का तो मतलब यही है कि हमें व्यवहार को एनकरेज करना है, उसे बढ़ावा देना है। तो ये तो इंक्रीज होता है डिजायरेबल बिहेवियर, ये तो पुनर्बलन में ही होता है। तो ये हो गया हमारा सही। डिक्रीज होता है अनडिजायरेबल बिहेवियर, यानी कि जो हमारा अनडिजायरेबल बिहेवियर है वो डिक्रीज होता है। अब आप इस तरीके से देखो कि पढ़ना, आप रीट की तैयारी करो, एग्जाम्पल को लेके कभी भी रीइंफोर्समेंट का क्वेश्चन करोगे ना तो कभी भी गलत नहीं होगा। अब रीट की तैयारी कर रहे हो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है कि घर का काम हम कर लेंगे, तू पढ़ ले, तो कम हो रहा है अनडिजायरेबल बिहेवियर, घर का काम करना, वो जो है वो उससे रिलेटेड नहीं है ना। रीइंफोर्समेंट तो ज्यादा इस चीज से रिलेटेड, डिक्रीज करना अनडिजायरेबल बिहेवियर, ये तो पनिशमेंट के अंदर आता है, हमारा दंड देने के अंदर आता है। वही हमारा अनडिजायरेबल बिहेवियर है कि गाड़ी ले ले इधर उधर घूम रहे हो, या फिर तो वो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो उस तरीके से उसको डिक्रीज करना तो पनिशमेंट का ही काम है। कि उसकी मेन चीज ये है पनिशमेंट की कि कम करो, जो व्यवहार सही नहीं है उसको सप्रेस करना। रीइंफोर्समेंट की सही बात है, पुनर्बलन की जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि व्यवहार को एनकरेज करना। तो बी जो है वो तो हो गया हमारा ऑप्शन, पनिशमेंट है वो तो इसलिए ये नहीं होगा। थर्ड, डिक्रीज करना डिजायरेबल बिहेवियर को, वांछनीय व्यवहार को कौन कम करता है भाई, ये तो है ही गलत ऑप्शन। फोर्थ, इंक्रीज करना अनडिजायरेबल बिहेवियर को, जो बिहेवियर वांछनीय नहीं है उसको बढ़ावा तो कभी देते ही नहीं है हम, तो ये तो अवधारणा ही गलत है। तो ये दो ऑप्शन तो अपने आप में कॉन्सेप्चुअली गलत है, तो इसलिए इसका आंसर है ए, हमें इंक्रीज करना है डिजायरेबल बिहेवियर को। मगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर हम उन चीजों को हटा लेते हैं जो कि डिजायरेबल बिहेवियर में मतलब उसको विदहेल्ड कर लेते हैं। जैसे कि कोई बच्चा लेट उठता, अच्छे मार्क्स लेकर आया, तो फिर उसे और कहा कि तू कल सुबह लेट उठ जाइयो, कोई बात नहीं, तो लेट उठना उस चीज को उसके लिए डिले कर दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया उस स्टिमुलस को कि तेरे को जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो उससे उसका इंक्रीज होगा डिजायरेबल बिहेवियर कि मैं अच्छे नंबर लाया, इसलिए मुझे ये एक तरीके का ये इंसेंटिव मतलब मिला, जो कि इन द सेंस ऐसे पॉजिटिव था कि उसका बिहेवियर डिजायर्ड डायरेक्शन में चलने लग गया, यानी बिहेवियर एनकरेज हुआ। तो ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की मेन अवधारणा। वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कॉन्सेप्ट अपीयर करता है सीखने के लिए केंद्रित होता है? भाई वो होता है कल्चर और लैंग्वेज का। वाइगोत्स्की जो थे उन्होंने सोशो कल्चरल थियोरी दी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बच्चा जो होता है ना, उस जो सोशो कल्चरल डेवलपमेंटल थियोरी दी उसने, उसमें समाज के अंदर बच्चा जो होता है ना, वो 2 साल तक तो चलो ठीक है वो कर रहा है, अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, मगर उसके बाद समाज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। समाज के साथ जैसे जैसे वो इंटरेक्शन करता है उसके दौरान वो समाज उसे साइकोलॉजिकल टूल्स देता है। साइकोलॉजिकल टूल्स का मतलब ये है कि जिनके सहारे वो और अच्छी तरीके से चिंतन करना सीखता है, अपने समाज की चीज़ें सीखता है, जिसके अंदर आती है लैंग्वेज, जिसके अंदर आती है स्पीच, जिसके अंदर आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी गणितीय समझ। ये सारे साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं जिसके सहारे बच्चा जो होता है समाज का अभिन्न अंग बन के और उससे समाज की सारी चीज़ें सीखता है। तो कल्चर और लैंग्वेज के बारे में वाइगोत्स्की बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते थे समाज को। एसिमिलेशन, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का हम समझते हैं अनुकूलन। अब अनुकूलन जो होता है ना, ये 2 तरीके का होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा एसिमिलेशन और एक पार्ट होता है अकोमोडेशन। ये कॉन्सेप्ट जो दिया था ना, ये दिया था पियाजे ने। उसने कहा था कि हम जो कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको हम एसिमुलेट करने की कोशिश करते हैं अपने प्रेजेंट स्कीमा या फिर जो हमने सोच का एक स्ट्रक्चर बना रखा था उसमें। अगर वो उसमें फिट बैठ जाती है तो ठीक है, नहीं फिट बैठती है तो हम अकोमोडेट करके न्यू स्कीमा का कंस्ट्रक्शन करते हैं। और इस तरीके से हम अपनी वातावरण से बच्चा जो है वो समझ यानी नॉलेज क्रिएट करता चला जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तो पियाजे ने दिए थे, वाइगोत्स्की ने नहीं दिए थे। प्रॉक्सिमिटी का कॉन्सेप्ट यानी कि चीज़ें जब पास 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 ऐसे होती है तो इसको जैसे आप सर्कल की तरह देख सकते हो, तो ये गेस्टाल्ट वादियों ने दिया था, ये वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसका आंसर है 4।
समावेशी शिक्षा स्वागत करती है। समावेशी शिक्षा का मतलब है एक साथ एक कमरे में कोई डिसेबल्ड है या डिसेबल्ड नहीं है, उनको रेगुलर स्कूल में पढ़ाना, ताकि वो एक तरीके की प्रैक्टिस हो कि वो आगे जाकर तो समाज में सब एक साथ ही रहते हैं, तो ऐसे अलग अलग थलग ना करके सबको एक साथ पढ़ाना। हाँ, एक साथ पढ़ाते हुए अगर कोई स्पेशल बच्चे हैं तो उनके लिए स्पेशल टीचर लगा दो, जो उन्हें बाद में जिन जिन चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो उनकी नीड्स को हैंडल करे, मगर पढ़ाना क्लास में ही है एक साथ नॉर्मल बच्चों के साथ। ये समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। तो ये वेलकम करती है, स्वागत करती है सिर्फ डिसेबल्ड बच्चों को नहीं भाई, ये तो नॉर्मल बच्चों को भी करिए, क्योंकि ये तो सबको साथ लेके चलने वाली चीज है। क्या सिर्फ विदाउट डिसेबिलिटी नॉर्मल वालों को करती है? नहीं, लर्नर्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी, यानी कि अक्षमता युक्त एवं अक्षमता रहित दोनों तरह के सीखने वालों को ये वेलकम करती है कि एक साथ वो एक ही जगह पे पढ़े। क्या सिर्फ गिफ्टेड को करती है? नहीं, एक एक को अलग करके पढ़ाने वाला सेपरेट वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब है समावेशी, यानी साथ में सभी। तो ओनली गिफ्टेड में तो अलग थलग है, तो 4 भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर 3 है। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है? यानी कोई चुनौती नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। पहला है रेजिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन का विरोध। अगर परिवर्तन का विरोध करेंगे तो जैसे पहले सेपरेट स्कूल बने हुए थे स्पेशल बच्चों के लिए, तो वही चलते रहेंगे। इंक्लूसिव यानी साथ में पढ़ाने को मानेंगे ही नहीं, तो ये तो भाई अपने आप में एक चुनौती है कि हम तो भाई अलग अलग ही पढ़ाएंगे, अलग स्कूल चलाएंगे। तो इस तरीके से चेंज को रेजिस्ट करना, तो ये किसी भी चीज के लिए चुनौती है। कोई नए परिवर्तन को लाने ही नहीं देगा तो वो तो चैलेंज ही है ना। और हमें बताना है कि चैलेंज नहीं है, क्या चैलेंज नहीं है, तो ये तो अपने आप में चैलेंज है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। इनएडिक्वेट बजट, अगर बजट ही नहीं होगा, जैसे कि आपका स्कूल है जिसमें 3 मंजिला इमारत है और उसके अंदर अगर रैंप्स नहीं है, तो फिजिकली चैलेंज बच्चा कैसे उस पर आएगा? तो बजट नहीं होगा तो आप ऐसे रैंप का कंस्ट्रक्शन, उनके लिए स्पेशल बाथरूम टॉयलेट कैसे बनवाएंगे? तो ये तो एक बजट की तो दिक्कत है, वो तो अपने आप में एक चुनौती है ही किसी भी चीज के लिए। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बताना है चुनौती जो नहीं है। लर्निंग मटेरियल, अगर प्रॉपर टीएलएम नहीं होगा, प्रॉपर टीएलएम तो किसी भी लर्निंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और अगर बच्चों के लिए स्पेशल एड्स नहीं होंगी, विजुअल मटेरियल नहीं होगा, तो उनको मदद कैसे प्रोवाइड होगी? तो एक रेगुलर क्लासरूम में सिर्फ आप टेक्स्ट बुक से तो उन्हें नहीं पढ़ा सकते ना, उनको उनके लिए तो और भी स्पेशल चीज़ें चाहिए। तो अगर उसका लैक होगा तो लर्निंग नहीं होगी, तो ये तो एक अपने आप में चैलेंज है, तो 3rd भी नहीं आ सकता। एक फ्लेक्सिबल लर्निंग इन्वायरमेंट है, यानी कि जिसके अंदर फ्रीडम है, जिसके अंदर टीचर जो है वो बच्चे की नीड्स के अनुसार पढ़ा रही है, वो देख रही है कि अगर वो कहीं नहीं समझ पा रहा तो उसकी मदद कर रही है, अपनी एक्टिविटीज़ जो है वो उसके अनुसार बदल रही है, नई नई चीज़ें लेकर आ रही है। तो ये तो एक तरीके की हेल्प है, ये कोई चुनौती थोड़ी है, तो ये कोई चैलेंज नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर है। एक बार ये सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टि बाधिता है, यानी कि विजुअल इंपेयरमेंट है, बच्चा देख नहीं पा रहा है ढंग से, उसके आगे का आंकलन क्या होना चाहिए? अब हमें आगे क्या असेसमेंट करना चाहिए? उसके आगे हमें करना चाहिए फंक्शनल विजन असेसमेंट, प्रकार्यात्मक दृष्टि का परीक्षण। फंक्शन यानी कि दिखाई नहीं, कम दिखाई दे रहा है, तो उससे उसके फंक्शनिंग में क्या फर्क आ रहा है, यानी फंक्शनिंग के अंदर जो है क्या वो विजन को कितना यूज कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो कितनी दूर तक के लोकेट कर रहा है, वो आसपास जो है वो विजन का कितना प्रयोग कर रहा है, और कितना उसको डिस्टेंस दूर से दिखाई दे रहा है, पूरे दिनचर्या में वो देखते हुए क्या समझ को बना पा रहा है। तो वो सब फंक्शनल विजन असेसमेंट के अंदर आता है, वो हमें करनी चाहिए। सिंपल विजुअल इंपेयरमेंट को डिटेक्ट करना तो कोई भी आंख वाले डॉक्टर के पास जाके आगे लगा लगा के पता चल सकता है कि हाँ अब दिखना साफ आ गया, मगर उससे उस दिक्कत को पहचानने के बाद उसको जो फंक्शनिंग में जो दिक्कत आ रही है ना, वो फंक्शनल विजन असेसमेंट से पता चल सकती है। एकेडमिक असेसमेंट तो बस यही बताएगा कि आपको कॉन्सेप्ट कितने समझ, कॉन्सेप्ट अगर आपने कोई कंसेप्ट का टेस्ट हुआ है तो आपके कितने नंबर आए हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको कितना आता है या नहीं आता है, तो ये तो नहीं आएगा विजन वाले के लिए। सोशल असेसमेंट, सोशल असेसमेंट के अंदर आप ये देखते हैं कि बच्चा कितना सोशली एडजस्ट कर रहा है। तो सोशल अपने स्कूल में, परिवार में, समाज में
वो तो हमें अभी नहीं करने की ज़रूरत है। हमें ये देखना चाहिए कि उसके विज़न के कारण उसकी दैनिक जीवन की फंक्शनिंग में उसे क्या-क्या दिक्कत आ रही है। तो वो फंक्शनैलिटी को हमें चेक करना चाहिए पहले। सोशल तो बाद में आएगा, और सोशल इसके अंदर थोड़े बहुत, इसके अंदर फंक्शनल विज़न में इसके पॉइंट सोशल के आ ही जाएँगे। इंटेलिजेंस का कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि विजन के अंदर पहले वो फंक्शनैलिटी वो अपने दैनिक जीवन के उपकरण करेगा, तभी तो वो कंसेप्ट अटेनमेंट करेगा, और कंसेप्ट अटेनमेंट की जांचने के लिए फिर हम जो है एकेडमिक टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट फिर लेंगे। ये तो बाद की बातें हैं। एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट था हमारा, यानी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। इसके कारण डेफ यानी बधिरता, श्रवण क्षति, वो क्या है। अब आप ये देखें कि वो है 70 dB हियरिंग लॉस इन बोथ साइड्स। अब इसमें dB का मतलब क्या है? dB का मतलब है डेसिबल। जैसे कि वेट को नापने की इकाई हमारी किलोग्राम होती है, ऐसे भी कोई भी साउंड वेव होती है, उसको नापने की इकाई यानी उसकी लाउडनेस को नापने की इकाई डेसिबल होती है। तो अब देखा जाए, हम जो नॉर्मल खुसफुस करते हैं ना, वो 20 डेसिबल पे करते हैं। नॉर्मल बातचीत हम करते हैं 35 डेसिबल के अनुसार पे, और 65 डेसिबल यानी हेडसेट कान, यानी बहुत तेज तेज किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो रहा हो तो वो 65 डेसिबल के अंदर आता है। और ये 60-70 डेसिबल तो ये हो जाता है कि बहुत तेज आवाज आ रही है और उसको भी नहीं सुन रहा कोई, तो वो डेफ है, यानी वो श्रवण क्षति हो रखी है उसकी। और ये कहा भी है क्या है कि 65 डेसिबल पे अगर बहुत ज़्यादा कोई किसी का एक्सपोजर रहता है ना, आप कान में भी हेडसेट लगा के बहुत ज़्यादा तेज मतलब लाउड वॉइस में सुनते हैं, तो उसके कारण कान के अंदर हेयर्स होते हैं और वो डैमेज हो जाते हैं, जो कि नर्व इम्पल्स भेजते हैं हमारे दिमाग के अंदर। तो वो डैमेज होने के कारण फिर डेफनेस आ सकती है। इसलिए कहा गया है कि प्रोलॉन्ग्ड नॉइस, एक होती है हमारी वॉइस और एक होती है नॉइस। शोर में मत कन्वर्ट कीजिए किसी चीज को। शोर में जब वो हो जाएगी तो उसके कारण श्रवण शक्ति जाने का भी डर बना रहता है। तो ये इसका आंसर ये है 70 डेसिबल हियरिंग लॉस इन बोथ ईयर्स। हाँ, आरपीडब्ल्यू एक्ट के बारे में मैं ये बताऊंगी कि इससे पहले 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उसको हटा के ये बनाया गया। इसका संशोधन, ये एक नया एक्ट आया, ये फिर हट गया, और ये जो था ये आया था हमारा आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड किया गया। ठीक है, अब ये राइट बन गया है, ये इसमें एक्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में, अब ये राइट है। अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये सैमुअल किर्क ने किया था। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम में नहीं कर पाने की क्षमता, यानी किसी चीज में दिक्कत आ रही है जिसके कारण लर्निंग नहीं हो पा रही है, तो ये सैमुअल किर्क ने किया था। ब्रूनर ने जो था वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जिन्होंने इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक फॉर्म में जो लर्निंग होती है उसकी बात की थी, तो ये नहीं है। कैरन हॉर्नी ने पर्सनैलिटी की बात की थी, वो भी नहीं है। कार्ल रॉजर्स जो थे वो ह्यूमनिस्ट थे, मानवतावादी थे, और उन्होंने आइडियल सेल्फ यानी कि जो सेल्फ आप बनना चाहते हैं और एक रियल सेल्फ होता है जो आपका है, उसकी बात की थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात की थी इन्होंने। आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि अब जटिल व्यवहार है, जैसे कि आप देखिए कि एक ड्राइविंग, जब एक नॉर्मली कोई ड्राइविंग करना सीखता है तो उसको पता है कि क्लच लगाना है, ब्रेक लगाना है, गियर बदलने हैं, तो वो सारे काम करते हुए बड़े ध्यान से करता है। कोई गाना चला दे या बात करने लगे तो उसको काफी डिस्टर्बेंस होती है, मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ प्रोफेशनल ड्राइवर बन जाता है और गाड़ी चलाते हुए गाना भी चला सकता है, तो इस तरीके से, और बात भी करते हुए चला लेता है। तो ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, आप अवेयर भी नहीं है और आपकी इतनी आपने उसमें प्रैक्टिस करी कि आप उसमें दक्ष हो गए, क्योंकि वो आपकी एक हैबिट बन गई, तो वो प्रैक्टिस से बनी है ना। तो आप बहुत चतुर हैं, ये इसका कोई आंसर नहीं है। आपकी मेंटल एबिलिटी है तो सिर्फ आप ही आप सीख सकते हैं, ऐसा थोड़ी है, ये तो सभी सीख जाते हैं प्रैक्टिस के अनुसार। आप परिपक्वता हासिल हो गई है आपको, मैच्योरिटी से इसका नहीं है कि आप जो है 18 साल के, अगर आपने ड्राइविंग 60 साल तक सीखी ही नहीं तो आप उसको, आपकी हैबिट कैसे बनेगी? वो तो हैबिट तो जब बनेगी ना जब आपने प्रैक्टिस करी और आप फिर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को बड़ी आसानी से करने लग गए। कोई खाना बनाना
एकदम से सीखे तो उसको बड़ा नाप तोल के करना पड़ता है, मगर हमारी माँ आंटियां वो एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को उनको पता है कि उनको अंदाजा आ जाता है उनको, और वो मेंटली जानती भी नहीं है और फिर भी वो इतना अच्छा बना देती है क्योंकि वो उनकी हैबिट बन गई है, रोज खाना बना बना के वो उसमें बिल्कुल दक्ष और परिपूर्ण हो गई है। तो आप उस मानसिक कार्य में, क्योंकि खाना बनाते हुए भी मानसिक कार्य है ना, आपको प्रोपोर्शन देखनी है, कितनी डालनी है कितने डालने हैं। जो नया जाता है इस फील्ड में उसको तो काफी सोच सोच के बनाना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल से आपको हमेशा याद रहेगा, इसलिए इसका आंसर ये है, आपने आदत बना ली है। अभिवृत्ति में सम्मिलित है। अब अभिवृत्ति क्या होती है? अभिवृत्ति में ये इवेल्युएटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं या फिर न्यूट्रल हो सकती है, जो कि हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, चीज के बारे में, सिचुएशन के बारे में हम बनाते हैं। अब इसके अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखिएगा, ए बी सी। ए से आ गया हमारा अफेक्टिव, अफेक्टिव का मतलब है हमारा संवेगों से आधारित। बी का मतलब आ गया बिहेवियर, बिहेवियर यानी व्यवहार से आधारित। और सी का यानी कॉग्निशन से आधारित, यानी संज्ञान से आधारित। अब इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक ऑफिस में कई बंदे काम करते हैं और उनका एक बॉस है, ठीक है। एक बंदा जो है वो काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है, और उसके पास बहुत काम करने के बाद भी मगर उसका बॉस उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहा, तो उसको इस बात की इंफॉर्मेशन संज्ञान में आ रही है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो वो बॉस अच्छा नहीं कर रहा, तो वो इन्फॉर्मेशन उसने ये सारी परसीव की। उसके बाद उसने अफेक्शन, ये बात उसे बुरी लगी कि उसको रिकॉग्नाइज ना करके, एक्नॉलेज ना करके किसी और साथ वाले साथी को कर रहा है, तो उस तरीके से फिर उसने व्यवहार किया। उसने व्यवहार किया, या तो वो अपनी नौकरी छोड़ देगा, या फिर वो जो है नॉन रिस्पॉन्सिव बन जाएगा, या फिर वो एक एटीट्यूड बनाएगा बॉस के खिलाफ कि ये पक्षपाती है, ये मेरे को ऐसे, ये तो है ही ऐसा। तो ये इसके अंदर एटीट्यूड बनाने के अंदर आपने एक स्टेटमेंट बना ली बॉस को लेकर। तो ऐसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, चीज को लेकर, ये तीनों कंपोनेंटों को यूज करते हुए, संवेग, व्यवहार और ज्ञान को लेकर जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, वही एक आपकी अभिवृत्ति है। तो इसके अंदर याद रखिएगा तीनों चीजें आती हैं, कॉग्निशन, संज्ञान, बिहेवियर, व्यवहार, और इमोशनल यानी अब अपने संवेग से आधारित। किसने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा है परंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है? ऐसी स्टेटमेंट्स बार बार देखेंगे बुक्स के अंदर तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि कहाँ से आई हैं। वैसे ये वाली स्टेटमेंट एबिनोगॉस ने कही थी, जिसने जो था मेमोरी, स्मृति के ऊपर काफी काम कर रखा है। वॉटसन और स्किनर जो थे ये तो बिहेवियरिस्ट थे, इन्होंने ये नहीं कही है, और वेबर जो थे उन्होंने भी ये नहीं कही है। 12 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट देखिए, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया गया। तो अब डायरेक्ट नहीं पूछा उसने कि पहली लैब कहाँ बनाई, ये पूछा अलग कब किया गया। तो ये किया गया था 1879 में, जहां पर विल्हेल्म वुंड ने जर्मनी के थे में एक लेबोरेटरी बनाई, लिप्जिंग जर्मनी में। और ये जो थे ये स्ट्रक्चरलिस्ट थे, ये कहते थे संरचनावादी थे ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया था? ये दिया था भाई फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। गाल्टन जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर, इन्हें फादर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी ऐसा कहा जाता है। इन्होंने किताब लिखी थी हेरिडिटरी जीनियस, और इन्होंने जो था वो फोरेंसिक साइंस में भी बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों का क्वेश्चनेयर लिया और उसके बाद उन्होंने लोगों के बीच में क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, क्या ट्रेड डिफरेंस होते हैं, वो सारा निकाला। और इसके बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्विन स्टडीज भी की थी, यानी कि 2 एक जैसे बच्चे पैदा हुए तो उनके जो अंदर तो इन्वायरमेंट सेम था पैदा होने से पहले, मगर जब पैदा हुए तो इन्वायरमेंट का उन पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ, तो उस पर इन्होंने काफ़ी स्टडी की, क्या उनके बीच में डिफरेंस रहा। फोरेंसिक में इन्होंने कहा था कि कोई भी 2 आदमियों के अंगूठे के निशान नहीं मिलते। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे काम किया। तो इसका आंसर फ्रांसिस गाल्टन है। ये इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, और इन्होंने एक टर्म दी थी यूजेनिक्स। जब कोई परीक्षण भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान स्कोर उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहेंगे? बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो आर से रिलायबल, आर से रिपीटेबिलिटी, और आर से
बारंबारता, बारंबारता यानी बार बार वो टेस्ट करने पे सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो टेस्ट हमारा विश्वसनीय है। वैलिड टेस्ट का मतलब होता है आपने जिस टेस्ट को नापने के लिए वैध है, यानी जिस चीज के लिए उसे बनाया गया क्या वो उस चीज को नाप रहा है। इंटेलिजेंस का टेस्ट इंटेलिजेंस को नाप रहा है, पर्सनैलिटी का टेस्ट पर्सनैलिटी को माप रहा है। तो वैलिडिटी की तो इसकी कोई बात नहीं है। इनवैलिड टेस्ट तो कभी भी यूज नहीं करते, तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट का कोई करेक्टरिस्टिक फीचर है ही नहीं। इनवैलिड तो गलती है और नन ऑफ दिस भी इसका आंसर नहीं है। कौन सा मेथड बेस्ट है कॉज और इफेक्ट रिलेशन बनाने के लिए? वो है भाई एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि हमें बनाना है कार्य और कारण का संबंध। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर जो होते हैं, हम हमारे अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, बदलते रहते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं हमारे आश्रित चर के ऊपर। यही सारा कंसेप्ट है इसके अंदर। आईवी को मैनिपुलेट करेंगे डीवी पर उसका इफेक्ट देखने के लिए। अब हमने जैसे देख लिया कि हमने हमने लिया कि एक क्लास को हमने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से पढ़ाया, स्किनर वाली थी, यानी छोटे छोटे फॉर्म में मटेरियल दिया और स्टेप्स दिए और ऐसे कराया। और एक को हमने ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया कुछ बच्चों को, ठीक है, स्टूडेंट ट्रेडिशनल मेथड से। S1 एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, एक S2 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, एक को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से और एक इसको, और बाद में हमने इनका टेस्ट लिया। और अगर हमने पाया कि S1 जो है यानी स्टूडेंट 1 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट 2 से, तो हमने बताया कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो एक अच्छा तरीका है बच्चों को पढ़ाने का। तो इस तरीके से हमने एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करी, एक कंडीशंस को कंट्रोल किया, ग्रुप्स में डिवाइड किया और उस तरीके से एक कंक्लूजन पे पहुंचे। तो ये हमारा हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड का ये बेसिक फंडा होता है। तो यही इसका आंसर है। इंट्रोस्पेक्शन के अंदर तो हम अनकॉन्शियस को जानने की कोशिश करते हैं, अपने अंदर के छुपे हुए भावों को वो निकाला जाता है। ऑब्जर्वेशन में डायरेक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो और अपने नोट्स बना रहे हो, आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हो। डी इसका आंसर नहीं है। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का? विशिष्ट अधिगम अक्षमता का एग्जाम्पल है भाई डिसलेक्सिया, पठन वैफल्य, पढ़ ना पाना, पढ़ने में दिक्कत होना, शब्दों का नाश्ता हुआ लगना, प और व इस तरह की शब्दों की ओरिएंटेशन सही से नहीं हो रही है, बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो ये जो है ये एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्योंकि अगर ऐसे दिखाई देगा तो वो जो है वो शब्दों का और बोलने के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, जैसे मैं प बोल रही हूँ और ये इस प बोलने से ये पी लिखा है, इन दोनों के बीच में एक लिंक एस्टैब्लिश करना वो बच्चा कर ही नहीं पाता, क्योंकि शब्द उसे नाचते से और दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से लर्निंग हैम्पर होती है, अधिगम में फर्क पड़ता है। मेंटल रिलैक्सेशन नहीं होगा, यहाँ पे रिटार्डेशन होगा भाई। मेंटल रिटार्डेशन तो इंटेलेक्चुअल से संबंधित है, जो कि आप आईक्यू टेस्ट से नाप सकते हैं और उसके बाद आप क्लासिफाई करते हैं। ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। ऑटिज्म के अंदर जो है सोशल डिस्टेंस ही से मेंटेन करता है, बच्चा अपने में खोया खोया रहता है और अपने ही स्वप्नों में रहता है और सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं बिल्ड कर पाता, तो ये भी नहीं है। एडीएचडी की फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकती है बच्चों, देखो ध्यान से, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। एडीएचडी वाला जो होता है ना, यानी वो एक तरीके से अटेंशन एकाग्र करने में नहीं पा रहा और हाइपर एक्टिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा कूद कूद के दिखाना, और इधर उधर क्लास में कोई स्टूडेंट वो कहते हैं ना कि इतना हाइपर क्यों हो रही है, हम नॉर्मल भाषा में भी यूज़ करते हैं, यानी कि वो कंसंट्रेट करके एक जगह के टिक के नहीं बैठना, इतनी एनर्जी वो कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से अटेंशन डेफिसिट रहेगी तो लर्निंग तो कोई सी भी नहीं हो पाएगी। मगर यहाँ पे हमें पूछा है स्पेसिफिक लर्निंग कौन सी नहीं हो पा रही, तो स्पेसिफिक लर्निंग पढ़ने से रिलेटेड नहीं हो पा रही, इसलिए आंसर डिसलेक्सिया है। जब एक व्यक्ति स्पर्श के आधार पर वस्तुओं की पहचान करने में असमर्थ हो तो इस संरक्षण को कहेंगे अग्नोसिया। टच करके वो बता नहीं पा रहा फिर भी कि ऑब्जेक्ट कैसे हैं, कि वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, तो ये अग्नोसिया है। अब देखिए आपको एक बताऊंगी कि जिस भी शब्द के आगे डिस उपसर्ग लगा हो तो उसका मतलब है थोड़ी बहुत, डिसलेक्सिया थोड़ी बहुत, पठन वैफल्य थोड़ा बहुत हो रहा है। अगर हमारा ए लग जाता है उपसर्ग तो इसका मतलब है टोटली ही एब्सेंट है। ए कैलकुलिया मतलब कि बिल्कुल ही कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, ए ग्राफिया मतलब बिल्कुल ही नहीं लिख पा रहा,
तो ए का मतलब है फुल्ली नॉट और डिस का मतलब है पार्शली नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर है एग्नोसिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा कि कौन सा एक इमरजेंसी हार्मोन है। इमरजेंसी हार्मोन है एपाइनफ्राइन। हमारी जैसे आपको पता होगा, दो बीन शेप राजमा जैसी दिखने वाली दो किडनी होती हैं और उन किडनी के ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड होता है ये। ठीक है, और ये एड्रिनल ग्लैंड का एक सिक्रीट करता है एक हार्मोन जो कि कहलाता है एपाइनफ्राइन, जो कि एक इमरजेंसी हार्मोन है। जैसे कि आप जो है, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आप जोर जोर की भाग रहे हो, उसके बाद आपको जैसे ही आप रुकोगे, आपका जो है ये इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होगा ताकि आप रिलैक्स कर सको। तो ये है एपाइनफ्राइन। इसके बाद इंसुलिन जो है ना, ये तो पेनक्रिया से सिक्रीट होता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। फंक्शनल फिक्सनेस, कार्यात्मक अटलता, बाधा उत्पन्न करती है, वो उत्पन्न करती है लर्निंग में, अधिगम में। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मैथ का भाई पेपर आया, आपका रेट का आपका एक क्वेश्चन आ गया, आपने कहा नहीं नहीं मैं तो इसी तरीके से करूंगा, मैडम ने तो यही बताया था, और उस तरीके से आपने एक ही सवाल के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, टाइम निकल गया, आप बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाया, फिर आपका सिलेक्शन, आपका मतलब नहीं हुआ पाया सिलेक्शन। तो इससे क्या हुआ कि आपने एक फिक्स तरीके से सोचा कि, और उस तरीके से आप फ्लेक्सिबल नहीं बन पाए, तो उससे क्या हुआ, लर्निंग नहीं हो पाई। अगर आप सोचेंगे मैं सिर्फ हिंदी मीडियम में ही पढ़ता ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और आप अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत नहीं बदलेंगे, तो वो तरीका, उस तरीके से लर्निंग नहीं हो पाएगी। अधिगम के लिए फ्लेक्सिबल बनना बहुत ही जरूरी है, साइकोलॉजी ने भी कहा है। तो ये हिंडर करती है हमारी लर्निंग को। स्मृति से इसका नहीं है रिलेशन, इन सूझ से भी इसका रिलेशन नहीं है, नन ऑफ दिस भी इसका आंसर नहीं है। बिग 5 ट्रेट ये किसने फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे? भाई फर्स्ट तो ये डिस्क्राइब किए थे ऑलपोर्ट ने। ऑलपोर्ट। अब हम देखते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की जितनी भी थियरीज है ना, वो दो तरीके से क्लासीफाई की गई है, टाइप थियरीज और दूसरी होती है हमारी ट्रेट थियरीज। टाइप के अंदर तो ऐसा कहा गया था, लोगों की 3-4 टाइप बना दी थी, हर एक ने कहा, जैसे कि क्रैशमन ने कहा पाइकनिक, एथलेटिक, ऐसे और भी शेल्डन ने कहा एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, ऐसे मतलब टाइप्स बना के कहा गया कि इस टाइप के बंदे ऐसे होते हैं, इस टाइप के ऐसे होते हैं। मगर जो ट्रेटोलॉजिस्ट ने कहा कि हम ऐसे लोगों को टाइप्स में नहीं मान सकते, उन्होंने कहा बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, यानी बहुत सारे उनके अंदर व्यवहारगत चीजें होती हैं जिनसे हम लोगों की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। उन्हीं में सबसे ज्यादा ऑलपोर्ट थे। ऑलपोर्ट ने डिक्शनरी से बहुत सारे 40,000 से लगभग शब्द लिए, और उसके बाद उसने कहा कि लगभग 5,000 ट्रेड उसने कहा कि ये अलग अलग हैं, जो कि लोगों में अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। तो ऑलपोर्ट ने जो कहा था, उसने कहा कि हमारे ट्रेड्स जो होते हैं ना, वो 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे कार्डिनल ट्रेड्स। ये जो होते हैं ना, ये राजा ट्रेट होते हैं, राजा की तरह सोचें कि ये ट्रेट होते हैं। ये 1 या 2 ही होते हैं जो जिस तरीके से आप किसी इंसान को पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। यानी अगर कोई हंसमुख है तो वो ऐसा नहीं है, वो हंसमुखता जो होगी ना, उसके व्यक्तित्व को सबसे बड़ा उसका गुण होगी, जो कि आप उसे हंसमुख कह पा रहे हैं, क्योंकि वो हंसमुख जैसा व्यवहार, वो कोई भी जटिल सिचुएशन हो या फिर कोई हंसने वाली सिचुएशन में, वो ज्यादा इस चीज को पोर्ट्रे करता होगा। तो ये कहलाती है हमारे कार्डिनल ट्रेड्स। सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं, वो वैसे होते हैं जैसे कि आप अपने सीवी या पोर्टफोलियो में भरते हो कि हाँ मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं एडवेंचरस हूँ। तो इस तरीके के 5 या 10 शब्दों में आप अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडरी ट्रेड्स, तीसरे वाले, ये आपकी लाइकिंग से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप क्या पसंद करते हैं। आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है। तो उसने कहा कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी जो होती है वो इन 3 तरीके के ट्रेड से बनी होती है, तो जिसमें कार्डिनल ट्रेड सबसे ज्यादा राजा होते हैं। अब ये बिग 5 ट्रेड जो है ना, ये रॉबर्ट मैकराय एंड पोल कोस्टा, इन्होंने इस पे फिर बहुत ज्यादा काम किया था, और उन्होंने कहा था कि हमारे 5 ट्रेड होते हैं जो कि हम ओशियन शब्द से याद कर सकते हैं। ओशियन, ओ का मतलब है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, यानी कि नए नए एक्सपीरियंस को लेकर कोई कितना एक्साइटेड है, या फिर कौन कितना मतलब डिप्रेस है, कोई नई चीजें बदलाव ही नहीं लाना चाहता। ठीक है। सी का मतलब है कंसाइटियसनेस।
कंसाइटिसनेस का मतलब यह है कि कोई चीज़ों को कितनी ध्यान से रखता है। कोई किसी का सामान लेके गया है तो वो किस अवस्था में उसे लौटा रहा है, वो अपने दैनिक जीवन में अपना घर, अपनी पेंसिल, अपनी किताबें किस तरीके से, मतलब वो ऑर्गेनाइज है, वो चीज़ों को किस तरीके से रखता है, तो वो होती है कंसाइटिसनेस। ई से होती है एक्स्ट्रावर्जन, जिसके बारे में यूंग ने भी बात की थी और उसने कहा था कि हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो एक होती है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, जैसे कि हमारे बहुत बोलने वाले पॉलिटिशियन या फिर जो टीवी के एंकर्स वगैरह जो अपनी बातों को एक्सप्रेस अच्छी तरह कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट जो होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, वो अपनी चीज़ों को अंदर ही अंदर रखते हैं, जैसे आर्टिस्ट वगैरह। ए से आ गया एग्रीएबलनेस, यानी आप कितनी जल्दी मान जाते हैं, ठीक है। एन से आ गया न्यूरोटोसिज्म। न्यूरोटोसिज्म जो होता है ना, वो हमारा इमोशनल इनस्टेबल कितने हो आप, यानी संवेगों से आप कितनी जल्दी विचलित हो जाते हो, किसी के बोलने से कितना ज़्यादा आप पर प्रभाव पड़ जाता है, और कितने आप इमोशनली स्ट्रांग हो, यानी चीज़ें बदलती रहती है, परिस्थिति कैसी भी आए तो किस तरीके का आप व्यवहार कर रहे हो। तो ये जो 5 डायमेंशन है ना, इसी में उन्होंने कहा कि हम सारे ट्रेड्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस में कोई इंसान एक कॉन्टिन्यूम बनाया इन्होंने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई यहाँ भी लाई कर सकता है, कोई यहाँ भी, कोई यहाँ भी। तो मतलब इस ऐसे आप इस चीज़ पे कहीं पर भी लाई कर सकते हो, यानी कि आप ओपन हो, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो आप चीज़ों को लेकर, मगर आप जो है वो काफ़ी इमोशनली अनस्टेबल हो। तो ये 5 डायमेंशन थे जिसके अंदर सारे ट्रेड्स को डिफाइन करके डाल दिया गया। तो मगर सबसे पहले बिग 5 ट्रेड्स को डिस्क्राइब करने वाले बच्चों याद रखना कि ऑलपोर्ट है, और उसके बाद इन पे ज़्यादा और बातें जिनकी आती है वो मतलब मेन काम रॉबर्ट मैक्राय और पोल कोस्टा ने किया था इन बिग 5 ट्रेड्स पे। फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी की कहाँ स्टार्ट की गई थी? वो स्टार्ट की गई थी कलकत्ता में, जिसमें नरेंद्र सेनगुप्ता ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। लैंग्वेज और स्पीच डेवलपमेंट वो कहाँ से जनरली कंट्रोल होती है? देखिए याद रखिएगा बच्चों, अब फंक्शनल फिक्सनेस ना रखना, इंग्लिश वालों हिंदी वालों दोनों देखो, एल से लैंग्वेज और एल से लेफ्ट। तो लैंग्वेज जो होती है ना वो हमारे बाएं गोलार्ध में स्थित होती है और वहीं से कंट्रोल की जाती है। तो इसका आंसर ये है। राइट हेमिस्फीयर जो होता है ना वो 3D एक्टिविटीज़ को स्पेशल तरीके से देखना, चीज़ों को ऐसे मतलब लोकेट करना, डायरेक्शन, दिशा, मैथ्स, गणित, फिजिक्स, वो सब जो है ना वो राइट हेमिस्फीयर में आता है। ये सी और डी नहीं है, ये तो स्पेसिफिक ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसका आंसर ए है। कौन सा टेस्ट नहीं है रिटेंशन का? रिटेन करना यानी कि अपने अंदर स्टोर करना, रिटेन करके रखना, ठीक है। रिटेन करके रखोगे तो कोई चीज़, जैसे आपने इन्फॉर्मेशन जितनी भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद आपने कोई एग्जाम दिया तो एग्जाम में ऑप्शन 4 आए तो आप जो है आपने रिकॉग्नाइज कर पाया, हाँ ये तो मेथड है, यानी ABCD में से आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, इसका आंसर तो ये है। तो ये तो रिटेन होगा तभी तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। तो ये तो है, हमें बताना है क्या नहीं है। तो ये नहीं हो सकता। रिकॉल करना, चारों ऑप्शनों में से आपसे कहा गया कि कंस्ट्रक्टिविज्म किससे आधारित है, तो आपने रिकॉल किया, अरे पियाजे से है या पेवलो से है, तो आपने कहा पियाजे से है, तो आप रिकॉल किया ना आपने, तो रिटेन इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जो आपके रिटेन दिमाग में थी। तो रिकॉल मेथड भी रिटेंशन में आता है। इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, कल्पना करना रिटेन से आधारित नहीं है, क्योंकि कल्पना जो है वो कोई भी गोल डायरेक्टली नहीं होती। मुंगेरी लाल के सपने होते हैं, वो तो आप कुछ भी कर रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन रिटेन करने के लिए नहीं कर रहे हो, उसका पर्पस रिटेंशन नहीं है। तो इसका आंसर सी है। लर्निंग रीलर्निंग के लिए अंदर ये होता है कि आपको कोई एक लिस्ट दी गई कि आपको ये शब्द याद करने हैं, उसके बाद आपको दोबारा एक और लिस्ट दी गई और फिर पूछा गया पहले वाली लिस्ट बताओ, तो आपकी नई लिस्ट पुरानी लिस्ट से कितना मैच खा रही है, आप पहले वाली याद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपका सब रिटेंशन के टेस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। तो वो तो रीलर्निंग ऑफ मेथड तो है। इमेजिनेशन इसका आंसर नहीं है। द बर्ड डिफेक्ट वह जन्मजात विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी है एवं इसके इर्द गिर्द की झिल्लियां पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती। ये मान लीजिए बच्चा है और उसके ऊपर ऐसे रीढ़ की हड्डी पे ये उभार आ जाता है, तो ये जो है ये कहलाती है कंडीशन स्पाइना बिफिडा। याद रखिएगा, स्पाइनल कोड में इंजरी लगना, चोट लगना, ये नहीं है इसका आंसर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर क्या होता है, मसल जो होती हैं वो बहुत ही वीक पड़ती जाती है। जवान बच्चा भी व्हील चेयर के ऊपर बैठा दिखेगा क्योंकि उसकी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, उसका वजन नहीं उठा पा रहा, यानी उसके अंदर बहुत ही ज्यादा शारीरिक रूप से वो टूटता चला जाता है। तो ये वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस
के अंदर आता है हमारा CNS होता है सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अंदर आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब इन दोनों को जोड़ती, इन दोनों तक मैसेज जो लाती है ना, वो बुलाती हैं बहुत सारी नर्व्स, और नर्व की एंडिंग जहाँ होती है ना, वहाँ पे होती है एक माइलिन शीट। अब उस माइलिन शीट के अंदर जो होता है वो अटैक होता है, ठीक है, मतलब वायरस अटैक, मतलब वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। अब वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज ही नहीं पहुंच पाते, मैसेज नहीं पहुंच पाते तो उस कारण मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की डिजीज हो जाती है। तो ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर स्पाइना बिफिडा है। मनोवैज्ञानिक विधि द्वारा मानसिक रोगों का उपचार क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा मन चिकित्सा, क्योंकि आप उसकी चिकित्सा कर रहे हो, मेंटल डिजीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। हिप्नोसिस, सम्मोहन, सम्मोहन कोई तरीकों में एक आता है, मगर ये काफी आउटडेटेड है, तो ये कोई नहीं है इसका आंसर। फ्री एसोसिएशन जो आता है वो हमारी फ्रॉइड की जो थियरी थी ना, फ्रॉइड ने जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया था, साइकोथेरेपी दी थी, उसका एक मेथड है फ्री एसोसिएशन, यानी आराम से कहा सोफे पे लेट जाओ और जो विचार आ रहे हैं आराम से बोलते चले जाओ, और फिर उन विचारों के अंदर खोजना और सोचना कि दिक्कत कहाँ है, तो वो है फ्री एसोसिएशन। वो तो एक फ्रॉइड की साइकोथेरेपी का ही पार्ट है, और साइकोथेरेपी खुद अपने आप में एक बड़ी टर्म है, तो इसलिए ये आंसर होगा। साइको डायग्नोसिस, डायग्नोस करना यानी कि डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, वो भी एक साइकोथेरेपी का एक पार्ट है। यानी कि आप एक पोर्टफोलियो मेंटेन करते हो तो पहले आप उसकी केस हिस्ट्री वो सारी चीज़ें लिखते हो ना, तो साइको डायग्नोसिस भी वही है। मगर साइकोथेरेपी अल्टीमेटली मेंटल डिजीज को ठीक करने का पूरा एक तरीका है, जिसमें अलग अलग साइकोथेरेपीज होती है, फ्रॉइड वाली भी होती है, रोजेरियन थेरेपी भी है, कार्ल रॉजर्स ने जो दी थी, डायरेक्टिव थेरेपी, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी, इलियस ने एक थेरेपी दी थी, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज है मेंटल डिजीज को ठीक करने की। तो इसका आंसर ए है। अब ये एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे आराम से करेंगे तो ये बहुत, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए दो समुच्चय में समुच्चय एक यानी ये शिक्षण विधियां इंगित की गई हैं, जबकि समुच्चय दो ये इसमें सफलता प्रभाव उत्पत्ता की मूल उपेक्षा दी गई है। इनको सुमेलित कीजिए, यानी मैच दी फॉलोइंग है, सीधी बात है, ठीक है। ये मेथड ऑफ टीचिंग है और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सक्सेस या इफेक्टिवनेस का। लेक्चर, डिस्कस करना ग्रुप में, ब्रेनस्टॉर्मिंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अब प्रोग्राम ये चारों, इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले चारों ऑप्शंस को एक मोटी निगाह से पढ़िए, फिर उसके बाद मैच करते जाइए, क्योंकि एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपको अंदाजा रहेगा कि किसको किससे मिलाना है। तो अब इसके बाद आ गया हमारा पहला ऑप्शन, स्मॉल स्टेप प्रेजेंट करना फीडबैक के साथ। तो अब ये तो मुझे पता चल गया, ये तो डी का 1 है, ठीक है, ये मुझे 100% श्योर है। तो अब मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे डी का 1 किस में है जी? इसमें है, बाकियों में है ही नहीं, तो ये तो गलत ही होंगे, मगर मैं फिर भी बाकी ऑप्शन चेक कर लेती हूँ। चलो भाई, अब मैं आ गई सी का, अब मैं आ गई इस पे, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ये किस में होते हैं? ये भी मुझे पता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में होते हैं। क्रिएटिविटी की एक टेक्निक है, बहुत सारे नए आइडियाज आते हैं जो कि ऑसबर्न ने दी थी। तो सी का 2 है, तो मेरा यहाँ पर भी सी का 2 है, तो मतलब ये तो सही चलता जा रहा है। तो और यहाँ पर भी किसी का C2 नहीं है, दो मेरे बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, तो इसलिए मेरे ये दोनों, ये बाकी ऑप्शन होगा मैं काट ही दूंगी अब मुझे, क्योंकि पता है 1 और 2 मैंने सही लगाए हैं। फिर भी बी का 5 चेक कर लेते हैं। डिस्कस करना ग्रुप्स में, तो थीम बेस्ड इंटरेक्शन करते हो पार्टिसिपेंट्स के साथ, यानी प्रतिभागियों के साथ बहुत एक टॉपिक पे आधारित आप बातें कर रहे हो, तो बिल्कुल सही है ये भी। और ए का 3 है, लेक्चर करना, जो कि शायद मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ, तो मैं आपको कंटेंट डिलीवरी कर रही हूँ, यानी आपको मैं एक साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है उसके कंटेंट्स में आपको डिलीवर कर रही हूँ एक लूसिड भाषा में, यानी एक लघु भाषा, स्पष्ट भाषा में देने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेक्चरिंग का आ गया 3, ए का आ गया 3, ये सही है, तो मेरा आंसर आ गया। ये भी एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे शोध के प्रकार दिए गए हैं, ये रिसर्च की टाइप्स हैं और ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि यानी वो कौन सी रिसर्च होती हैं। फंडामेंटल रिसर्च जो होती हैं वो मेन रिसर्च होती हैं, इनका मेन काम क्या होता है? नॉलेज का, ज्ञान का जनरेशन, यानी आप नई नई थ्योरी बनाते हैं, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च जो होती है वो आप अप्लाई करते हो, ठीक है, जो आपने थियरी बनाई उसको अप्लाई कर रहे हो। एक्शन रिसर्च जो होती है
वो एक बहुत ही स्केल डाउन पे होती है, कोई प्रॉब्लम होती है जिससे आप परेशान हो, यानी क्लास में अगर टीचर किसी चीज़ को लेकर परेशान है तो वो उस चीज़ पे आधारित जो रिसर्च कर रहेगी उसके कारण खोजते हुए, तो वो कहलाती है एक्शन रिसर्च। इवेल्युएशन, किसी चीज़ का मूल्यांकन टाइप करना, तो आप उसमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखते हो, तो वो होती है इवेल्युएटिव रिसर्च। तो ये अब मैंने आपको जनरल बता दिया। अब चलो इनके ऑप्शंस देखते हैं। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा एक्शन रिसर्च मुझे अच्छी तरह बताया, तो मैं इसका कोई ऑप्शन देखती हूँ जिसमें जो सही मैच करता हो। एक्शन रिसर्च का थर्ड सही मैच कर रहा है। इंप्रूव करना है एक एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को कुछ इंटरवेंशन यूज करते हुए, तो सी का 3 है। ये तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो सी का 3 इन तीनों में है, तो मतलब ऑप्शन 4 तो होगा ही नहीं, तो उसको काट दो। इसके बाद अब मैं चाहती हूँ दूसरे पे अप्लाई रिसर्च के मैंने देखा कि थ्योरी को अप्लाई करना है नई नई सिचुएशंस में, तो ये तो फोर्थ ऑप्शन लग रहा है, यानी विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना, तो बी का 4 लग रहा है। तो बी का 4 किस में है? इन दोनों में है, तो मेरा थर्ड ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारा फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हमने कहा था कि नई नई थियरी बनाते हैं, नॉलेज का जनरेशन करते हैं, तो ए का आ गया 2। अब ए का 2 इसके अंदर है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। बी हम चेक कर लेते हैं। अब हमारा बचा क्या? डी यानी वैल्यूएटिव रिसर्च, उसमें जमा घटा यानी कि किसी चीज़ को देखना क्या सही है क्या गई, तो फाइंड आउट करना है एक्सटेंट ऑफ परसीव्ड इम्पैक्ट, एक इंटरवेंशन का कैसा इम्पैक्ट रहा है, पॉजिटिव रहा है, नेगेटिव रहा है, न्यूट्रल रहा है, तो वो हमने जांच कर लिया, तो डी का 1 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। इस तरीके से क्वेश्चंस को चेक करना, मैचिंग वालों को कभी भी गलत नहीं होंगे। एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च स्ट्रेटेजी की क्या स्टेप्स हैं? अब भाई स्टेप्स एक्शन रिसर्च ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए एक टीचर है, वो मैथ्स पढ़ा रही है और वो देख रही है कि मैं बहुत एफर्ट कर रही हूँ तो भी बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो अब वो उनको दिक्कत उसे फील हुई, एक छोटे क्लासरूम में उसने देखा और उस पे उसे अब काम करना है, अब वो एक्ट करना चाहेगी उस पे, तो वो कारणों को खोजना चाहेगी, तो वो क्या करेगी? उसने प्लान करेगी कि मैं ये करूंगी, और फिर उसने एक्ट किया, यानी उसने बहुत सारी एक्टिविटीज दी। उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया कि क्या पैटर्न आ रहा है, क्या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बच्चों के मानसिक स्तर से मैच नहीं कर रहा, या जो मैं करवा रही हूँ वो मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही हूँ। फिर उसके बाद उसने उस पर रिफ्लेक्ट किया, तो एक तरीके से जैसे कि एक प्रॉब्लम थी उसको एक टीचर ने ही क्लासरूम में डील कर लिया, और उसके बाद उसके ऊपर एक रिसर्च करते हुए वो कंक्लूजन्स तक आई, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस तक आई, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड थी करंट सिचुएशन में। एक्शन रिसर्च का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि आप जो है वो डिससेटिस्फाई हो करंट सिचुएशन से। अगर कोई इसके अंदर टीचर भी कर सकती है या फिर प्रिंसिपल भी देख सकता है, एग्जाम्पल जैसे कि वो देख रहा है सारे टीचर रोज लेट ही आते हैं, तो वो इस पे एक्शन रिसर्च कर सकता है कि क्यों लेट आ रहे हैं, क्या मैं खुद लेट आ रहा हूँ इसलिए लेट आ रहे हैं, और फिर वो प्लान करेगा, एक्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये तरीके की रिसर्च जो स्मॉल स्केल पे, स्मॉल टाइम में और क्लासरूम में या फिर एजुकेशनल सेटिंग में की जाती है ना, वो कहलाती है एक्शन रिसर्च। तो इसके स्टेप्स ये हैं: प्लान करना, फिर एक्ट करना उसके अकॉर्डिंगली, फिर ऑब्जर्व करना और फिर रिफ्लेक्ट करना, सोचना कि हाँ ये ऐसा है, उस पर चिंतन करना। तो ये सारा इसका स्टेप, इसका आंसर ये है। अधिगमकर्ता को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पन्नता में अत्यंत रूप से संबंधित है? अत्यंत रूप से संबंधित है प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस, जो कि लर्नर एक क्लासरूम में लेकर आ रहा है, यानी कि वो अपने साथ क्या सब कुछ लेकर आ रहा है। तो टीचर को, क्योंकि लर्निंग जो वो अपने साथ एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है उस पर उसको यूज करते हुए बच्चे को अधिगम का एक पार्ट बनाते हुए उसको ज्ञान की संरचना करवानी है। यही आजकल कंस्ट्रक्टिविज्म है और यही इन है, और इसी की बात सारे क्वेश्चंस में आएंगी। तो ध्यान से रखना कि बच्चा जो है वो खाली स्लेट नहीं है, वो अपने साथ कुछ पूर्व ज्ञान लेकर आ रहा है, जिस पर हमें नया ज्ञान टीचर को मिलकर, दोनों को मिलकर ही नए ज्ञान की संरचना करनी है। तो ये जरूरी है। एजुकेशन स्टेटस की माँ बाप पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उसका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें बच्चे के साथ ज्ञान की संरचना करनी है ना मिलके। तो ये नहीं है। पीयर ग्रुप बच्चों का, लर्नर का, हर एक की इंडिविजुअल लर्निंग होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की, उसकी अलग अलग क्षमताएं और क्या क्या कमी है, उस पर ध्यान रखते हुए हमें टीचिंग करनी है। और टीचिंग और लर्निंग इफेक्टिव तभी होगी जब बच्चे के प्रायर एक्सपीरियंस, पुराने एक्सपीरियंस को यूज करेंगे, उसको एक लर्निंग का रिसोर्स मानेंगे।
फैमिली साइज फ्रॉम विच द लर्नर कम्स। अब परिवार एकल परिवार से आ रहा है या फिर ज्वाइंट फैमिली से आ रहा है, उससे टीचिंग पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अल्टीमेटली तो जो बच्चा अपने साथ ला रहा है, अगर उनके एक्सपीरियंस वो जैसे ला रहा है उसको टीचर यूज़ करेगी तभी तो मदद करेगा। फैमिली साइज से डायरेक्ट थोड़ी कोई टीचर उसे यूज़ करने वाला है। तो इसका आंसर है 1। एक अप्रोप्रिएट मेथड क्या है स्टडी करने का? सिस्टमेटिक चेंज एक इंडिविजुअल के बिहेवियर में कुछ सालों में। अब कुछ सालों में जो स्टडी होती है ना, वो कहलाती है हमारा लॉन्गिट्यूडनल मेथड। वो डेवलपमेंट के चेंजेस देखती है। यानी कि एक बच्चा अगर पहली में ऐसा था और छठी में जाके जब वो मिडिल स्कूल में जा रहा है तो उसके संज्ञान में क्या परिवर्तन आ गए, क्या उसके शारीरिक परिवर्तन आ गए, वो आप एक लॉन्गिट्यूडनल मेथड यानी आप उसने लंबे दौर तक आपने उसकी स्टडी करी है। ऑल्दो ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, मगर इनका जो डाटा होता है ना वो काफ़ी रिलायबल होता है, क्योंकि वो विश्वसनीय पे आधारित होता है, क्योंकि आपने बच्चे के सारे फेजेस में उसको स्टडी किया है और फिर आपका वो डाटा आया है। तो वो डाटा काफ़ी एनरिच तो होता है, मगर इस मेथड की ये कमी है कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड तो आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जर्व किया और फिर आपने अपने रिपोर्ट दे दी, तो ये तो नहीं है। एक्सपेरिमेंट में तो आप सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हो, तो इसलिए ये भी नहीं है। सर्वे मेथड जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट पे आधारित होता है, यानी आज क्या चीज़ें हिट है। आज अगर ऑनलाइन कोचिंग हिट है तो उस पर आपने एक सर्वे करवा दिया और उसके रिजल्ट्स निकाल लिए। जरूरी थोड़ी है 10 साल पहले या 10 साल बाद आप जो करवाओगे तब यही रिजल्ट्स मान्य रहेंगे, नहीं, ऐसे नहीं मान्य रहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी है, लॉन्गिट्यूडनल मेथड, काल अनुक्रमित विधि। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चंस हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। और ये मैंने आपको ये आंसर की प्रोवाइड कर दी है, इससे अपने आंसर आप मिला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।